on, comrades march on, march on, march on, comrades march on, march on, march on, comrades march on, march on, march on, comrades march on. Finance Minister down, 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 Finance Minister down, 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 Finance Minister down, 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 down. देश के बैंक मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो, देश के बैंक मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो, देश के बैंक मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो, देश के बैंक मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो। वर्कर्स यूनिटी, जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं बैंक्स को प्राइवेट करने का और सोचा जा रहा है? ये सरकार का जो प्रपोज डिसीजन है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना, ये एक तरह से देश के एसेट्स को बेचने के बराबर है। सरकार ये बैंकों को जो पिछले 50-52 साल से नेशनलाइजेशन के बाद एक एसेट्स क्रिएट हुए हैं, ये उनको बेचना चाह रही है। ये हमारी समझ से परे है कि इतना ये इनको अपने घर की चीज़ें बेच के क्या सरकार सोचती है कि ये पैसा कहाँ लगाना है। प्राइवेटाइजेशन का सीधा सा मतलब है प्रॉफिट मेकिंग, और जब प्रॉफिट मेकिंग कंसेप्ट बैंकों में आ गया तो ये देश की गरीब जनता और मध्यम वर्गीय जनता को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। सो ये सरकारी बैंक हैं जो देश के कोने कोने में, कुपवाड़ा देखिए, करगिल, लेह, रिमोट एरिया में पोर्ट ब्लेयर, असम से आगे दूर बॉर्डर पे मेघालय, उधर अरुणाचल प्रदेश, दूर दराज के इलाकों में ये सरकारी बैंक ही हैं जो छोटी छोटी जगहों में जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं। कृषि के लिए लोन दे रहे हैं, मुद्रा में लोन दे रहे हैं, और लेटेस्ट हमने पीएम स्वनिधि में 10-10 हज़ार के देश भर के हर रेहड़ी वाले को कवर किया है। 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया है बिना किसी हिचक के। ये जो चीज़ें हैं निजीकरण में, ये निजी जो बैंक हैं वो नहीं दे पाते क्योंकि उनको मैनेजमेंट को एक ही जवाब देना है, प्रॉफिट मेकिंग। उनको अपनी सैलरियों और प्रॉफिट ड्रॉ करना है, जो सरकारी बैंक नहीं करते। सरकारी बैंक बैंकिंग तो व्यवस्था तो चलाते हैं, उसके साथ ही सोशल बैंकिंग चलाते हैं। सोशल बैंकिंग ही इस देश को चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन हो सकता है 25, 30, 50 साल आगे जाके ज़रूरत पड़े जब देश पूरी तरह डेवलप हो जाए। अभी हमारे पास डेवलपिंग इकॉनमी है, गरीब जनता है, गरीब जनता को बैंक में जाने के लिए कोई साधन नहीं है। सरकारी बैंक में वो अपने कॉन्फिडेंस से जाते हैं, अपनी सर्विसेज करवाते हैं। जनधन योजना में 41 करोड़ अकाउंट खोले हमने, वो 97% पड़ता है। दैट मीन्स सरकारी बैंकों ने 97% अकाउंट खोले और प्राइवेट बैंकों ने सिर्फ 3% किए हैं। ये रेडी वेडी वाले जितने हम 10,000 इन लोगों को सशक्त कर रहे हैं, इनको लोन दे रहे हैं, अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग 92% लोन जो है सरकारी बैंकों ने दिए हैं। अगर इन बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो देश की जनता जो है इन सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। इसीलिए हम सरकार से भी अपील करते हैं और देश की जनता से भी अपील करते हैं कि सरकार पे दबाव बनाए और सरकार ये अपना डिसीजन जो है वो वापस ले। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले निजीकरण की बात करने से पहले मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा हमारे इकोनॉमी के पास पे, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे। देखिए, जब 1947 में देश को आज़ादी मिली तो तब इंडिया जो था काफ़ी पूरेस्ट नेशन था, काफ़ी गरीब देश था, पर कैपिटल इनकम काफ़ी लो थी। तो पब्लिक सेक्टर्स जो अंडरटेकिंग से उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। गवर्नमेंट का फोकस था हैवी इंडस्ट्री को लाना, इन सबको लाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ग्रोथ करना। तो वो सारा काम हो पाया बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और अगर हम बैंकों की बात करें, बैंकों के रोल की बात करें, तो 1947 से लेकर 1960s तक हज़ारों प्राइवेट बैंक्स जो थे वो बर्बाद हो चुके थे, वो फेल हो चुके थे। और इससे क्या हो रहा था, जो लोगों का पैसा जो सुरक्षित माना जाता था बैंकों में, सुरक्षित नहीं था, वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में था। तो बैंक को नेशनलाइज किया गया। क्यों किया गया? ताकि वो पूरा का पूरा अपना जो अलाइनमेंट हो अपने फंड्स की और गवर्नमेंट की, वो उस तरफ हो कि जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स हैं उनको पैसा दिया जाए, उनके हाथ में पैसा है, वो अपना कुछ करें। छोटे छोटे जो मजदूर हैं, छोटे छोटे जो कारीगर हैं, उनके हाथ में पैसा है और वो कुछ कर पाए। इसके लिए जो राष्ट्रीयकरण था बैंकों का वो किया गया था। और उसके बाद अगर आप देखें 1969 में सिर्फ 8,000 ब्रांचेज थी बैंक्स की। वो जो आज की बात करें तो आज 1.5 लाख से ज़्यादा ब्रांचेज है बैंक की। तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। जैसे सर ने पहले बात की कि आज इतनी दूर तक अगर बैंक्स की ब्रांचेज हैं, रूरल नेटवर्क है, फार फ्लंग एरियाज़ में बैंक पहुंचे हुए हैं और सारे के सारे जो हमारे लोग हैं वो सुविधाएं उठा पा रहे हैं बैंक्स की। तो इसलिए उठा पा रहे हैं बिकॉज ये नेशनलाइजेशन हुई और बैंक्स की नेटवर्क काफ़ी दूर तक पहुँचा। बट बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकार है, ये जो पूरा कैपिटलिज्म पे चल रही है, पूंजीपतियों के हाथ में
में खेल रही है और ये फिर से उस बैंक नेशनलाइजेशन को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका थोड़ा सा उदाहरण दे दूं कि अगर सरकार का ये सोचना है, ये मानना कि निजीकरण ही हर एक चीज़ की दवा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस में 2001 से लेकर 2020 तक 600 बैंक प्राइवेट बैंक फेल हो चुके हैं और जिसमें 721 बिलियन डॉलर्स की राशि तबाह हो चुकी है। हम सिटी बैंक की बात करते हैं, सिटी बैंक बहुत बड़ा बैंक है। सिटी बैंक फेल हुआ था तो 45 बिलियन डॉलर्स का कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ा था और यूएस गवर्नमेंट को टैक्स पेयर्स के मनी से बेल आउट करना पड़ा था सिटी बैंक। तो अगर ये कोई कहता है कि प्राइवेटाइजेशन ही हर एक चीज़ की दवा है तो बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे इंडिया में जो प्रगतिशील देश है, यहाँ पे अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, जिनको छोटे छोटे रोजगार खोलने के लिए, छोटे छोटे दुकानें खोलने के लिए लोन चाहिए। उनको लोन कौन देगा? उनको बैंकिंग सुविधाएं कौन देगा? उनको बैंकिंग सुविधाएं सिर्फ राष्ट्रीय बैंक देंगे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक दे सकते हैं। इसलिए प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एम्प्लॉइज़ के खिलाफ नहीं है, पूरे के पूरे देश के खिलाफ है। तो हम सब इसका पूरा सही तरह से इसका विरोध करते हैं, पूरे जोर से विरोध करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि सभी साथियों ने बताया कि हम 15 और 16 जो 2 दिन बैंकों की स्ट्राइक को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मेरे साथी ने जैसे बताया कि इस पर देश, एक आम आदमी को क्या नुकसान होगा प्राइवेटाइजेशन के कारण, मैं लोगों को फिर थोड़ा सा सचेत करूं। एज ए जनरेशन, एक यंग जनरेशन को इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। आज अगर हम प्राइवेट बैंकों में देखें कि क्या उनका इलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। नेशनलाइज्ड बैंकों में एक फेयर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो है एक जायज़ तरीके से नियुक्त होते हैं या एक कंपटीशन आप लड़ते हैं और उसके बाद आपकी जो है बैंक में जो है आप जो है रिक्रूट होते हैं। जबकि प्राइवेट बैंक्स को आप इससे कंपेयर करके देखें तो प्राइवेट बैंक्स में ऐसा कोई फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम नहीं है। बैंकिंग बोर्ड्स के थ्रू जो रिक्रूटमेंट की जा रही है बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत फेयर और कॉम्पिटिटिव लोगों को जो है सेलेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज नौजवान जो है वो बैंकों में भर्ती हो रहा है। बीच में एक दौर आया था जब बैंकिंग इंडस्ट्री में भर्ती जो थी वो बंद थी, काफ़ी देर जो है बंद रही। उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं कि मैक्सिमम रिटायरमेंट्स हम देख रहे हैं। साथ के साथ इस सरकार ने कुछ माहौल ऐसा क्रिएट किया, ऐसा मैसेज दिया है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है काम नहीं करते हैं। मेरे एक साथी ने पहले भी बताया कि नेशनलाइज्ड बैंक्स का ही मैक्सिमम योगदान रहा है गवर्नमेंट की सारी नीतियों को लागू करने के लिए। उसके बावजूद भी हम एज ए जनरेशन को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो नीतियां अपना रही हैं क्या वो देश विरोधी है कि वो देश के समर्थन में है। नेशनलाइजेशन बैंकों का यही मूल उद्देश्य लेकर की गई थी कि आम आदमी तक जो है बैंकिंग सर्विसेज पहुंचे, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, चाहे वो गुजरात से लेकर ईस्ट साइड तक हो हमारी। तो इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं वो आम आदमी विरोधी हैं, वो आम आदमी के हित में नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने भी ओपनली डिमोनेटाइजेशन जब सरकार ने लागू की उसे अपोज किया। उसके बाद बैंकों का अमलगमेशन अपोज किया और आज जो है बैंकों की प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं। सरकार ने खुले में बहुत कहा था कि हम बैंकों को मर्जर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बड़े बैंक बना सकें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उनकी दोगली नीति को समझने की कोशिश करें, पहले मर्जर किया और अब उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की बात करी है। सरकार जो है ये बैंकिंग एसेट्स को, ये नेशनल एसेट्स को चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंप कर जो है हमारे देश के नेशनल एसेट्स को बेचना चाहते हैं। हमारा रोजगार, हमारा यूथ जो आज 2-2, 3-3 साल हो गए जिनको नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है, आज आप किसी टेस्ट सेंटर पर चली जाइए और वहाँ जाके देखिए कैसे हज़ारों की भीड़ लगती है एग्ज़ाम के दौरान, लेकिन लोगों के पास रिक्रूटमेंट नहीं है। तो आने वाले समय में अगर यही नीतियाँ चलेगी, हम नौजवानों को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।